नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने मौर्य काल कंप्लीट करा दिया था और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। मौर्य वंश में आपने दो प्रमुख शासक देखे, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने साम्राज्य को विस्तृत रूप प्रदान किया था, वहीं अशोक ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ उसे धार्मिक स्वरूप भी प्रदान किया था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बाद के जो शासक थे वो इतने मजबूत नहीं थे, इसीलिए मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मौर्य वंश के जो बाद के शासक थे वो इतने मजबूत नहीं थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ तक जाते जाते मौर्य साम्राज्य बहुत छोटा हो चुका था और इस वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर कर एक नए वंश की शुरुआत कर दी, जिसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। और ये शुंग कौन थे? ब्राह्मण थे। ठीक है। कहा जाता है कि मौर्यों ने बौद्ध धर्म को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया था, इसीलिए ब्राह्मण बहुत दुखी हो चुके थे और ब्राह्मण धर्म को वो फिर से आगे लाने के लिए बौद्ध धर्म को पीछे धकेलना चाह रहे थे। इसीलिए इन ब्राह्मण लोगों ने ही मौर्य बौद्ध धर्म को पीछे धकेलने के लिए मौर्य वंश का समापन करके एक ऐसे वंश की स्थापना की जो वैष्णव या फिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। तो मौर्यों के बाद दो तीन ऐसे वंश देखने को मिले जिसकी स्थापना ब्राह्मण शासकों के द्वारा की गई और उन्हीं वंशों में एक वंश था शुंग वंश। ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे शुंग वंश। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता किसके हाथों में आ चुकी थी? शुंग वंश के हाथों में आ चुकी थी। तो शुंग वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, पहले ये देख लेते हैं। तो जानकारी के स्रोत वही हैं, साहित्यिक स्रोत, प्रातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक ग्रंथ, अभिलेख, पुरातात्विक स्रोत सभी ने मिलकर इस काल की जानकारी प्रदान की है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से वो स्रोत हैं जिनसे हमें शुंग वंश की जानकारी प्राप्त हुई है। तो पहला स्रोत है मालविका मित्र, जो कालिदास की रचना है। मालविका मित्र से शुंग शासकों की जानकारी मिली है। पुष्यमित्र का यवनों के साथ युद्ध हुआ था, इसकी जानकारी मिली है। अग्निमित्र का विदर्भ के राजा यज्ञसेन के साथ युद्ध हुआ है, इसका वर्णन मिला है। ठीक है। तो मालविका मित्र से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिली है। इसके अलावा हर्षचरित और पतंजलि से भी हमें शुंग राजाओं का वर्णन मिला है। और इसके अलावा दिव्यदान व तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के वर्णन से भी हमें शुंग वंश की जानकारी मिली है। तो आइए जान लेते हैं अब हम शुंगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो किसी इतिहासकार के द्वारा कहा गया है कि शुंग कौन थे? पारसिक थे। तो किसी के अनुसार कहा गया है कि शुंग मौर्य थे। तो किसी के अनुसार कहा गया है कि शुंग ब्राह्मण थे। तो आइए देख लेते हैं कि किसके अनुसार क्या कहा गया है। हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार कहा गया है कि शुंग कौन थे? पारसिक थे। लेकिन आगे चलकर हरप्रसाद शास्त्री ने अपनी भूल स्वीकार की और ये कहा कि शुंग पारसिक नहीं है बल्कि कौन है? ब्राह्मण है। वहीं दिव्यावदान के अनुसार कहा गया है कि शुंग मौर्य थे। ठीक है। और वहीं अधिकांश विद्वानों ने शुंग को ब्राह्मण माना है। तो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों ने शुंगों को ब्राह्मण माना है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं शुंग वंश के पहले शासक पुष्यमित्र शुंग के बारे में। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। जिसने 184 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व तक शासन किया। शुंग वंश के जो पूर्वज थे वो मौर्यों की सेवा में थे। तो शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, ये मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था।
और इसने अपने शासक बृहद्रथ की हत्या करके ही सिंहासन प्राप्त किया था और एक नए वंश की शुरुआत की थी जिसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। अब इसने अपने शासक की हत्या क्यों की थी? तो कहा जाता है कि बृहद्रथ के समय यवनों ने आक्रमण किया था भारत में और ये यवन अफगानिस्तान बैक्टीरिया में अधिकार करके गांधार कंधार से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। अब पुष्यमित्र बृहद्रथ का सेनापति था, इसीलिए पुष्यमित्र को लगता था कि अगर ये जो यवन आक्रमण कर रहे हैं, अगर बृहद्रथ ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये यवन पूरे मगध पर अपना अधिकार कर लेंगे। इसीलिए पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी क्योंकि उसने कोई एक्शन लिया ही नहीं और हत्या करके खुद राजा बन गया और एक नए वंश की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो शुंग वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग राजा बनने के बाद बहुत सारे कार्य करता है, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करता है। तो देखिए क्या क्या करता है वो कार्य। सबसे पहले तो वो साम्राज्य का संगठन करता है। बृहद्रथ की हत्या के समय मगध साम्राज्य की स्थिति बहुत ज्यादा बेकार थी। बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग जब राजा बना तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आई और सबसे पहली समस्या थी साम्राज्य को संगठित करना। तो अनेक राज्य कलिंग महाराष्ट्र आंध्र ये सब स्वतंत्र हो चुके थे और ये स्वतंत्र होकर मगध के लिए चुनौती बन रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में पुष्यमित्र शुंग ने सबसे पहले साम्राज्य की आंतरिक स्थिति को सुधार करके मजबूती प्रदान की। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या किया? साम्राज्य का संगठन किया। इसके बाद इसने विदर्भ पर विजय प्राप्त की, विदर्भ के साथ युद्ध किया। तो अपने साम्राज्य को संगठित करने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करने का उसने प्रयास किया और अगर उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो उसके लिए तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसने विदर्भ पर युद्ध किया और विदर्भ पर युद्ध करके यहाँ पर विजय भी हासिल की। विदर्भ का राजा था यज्ञसेन और यज्ञसेन का चचेरा भाई था माधवसेन। तो यज्ञसेन और माधवसेन के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई थी राज्य प्राप्त करने के लिए, राजा बनने के लिए। ठीक है, तो जो माधवसेन था उसका मित्र था अग्निमित्र और अग्निमित्र था पुष्यमित्र शुंग का पुत्र। तो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र ने युद्ध किया यहाँ पर विदर्भ पर और विजय भी प्राप्त कर ली। और विजय प्राप्त करने के बाद क्योंकि अग्निमित्र किसका मित्र था? माधवसेन का। ठीक है, तो माधवसेन तो मुक्त हो गया और विदर्भ राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। माधवसेन को शासक बना दिया गया क्योंकि वो अग्निमित्र का मित्र था। ठीक है, और यज्ञसेन से कहा गया कि तुम क्या करोगे? शुंगों की अधीनता स्वीकार करोगे तभी तुम्हें दूसरा भाग, आधा भाग तुम्हें दे दिया जाएगा। तो इसीलिए विदर्भ राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया गया दोनों भाइयों के बीच में, माधवसेन और यज्ञसेन। माधवसेन को शासक बना दिया गया और यज्ञसेन शुंग की अधीनता स्वीकार कर लेता है और उसे भी आधा भाग दे दिया जाता है। ठीक है, तो विदर्भों पर उसने विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद उसने खारवेल से भी युद्ध किया। कलिंग शासक खारवेल व पुष्यमित्र शुंग में युद्ध हुआ और इस युद्ध में खारवेल विजय हो जाता है। लेकिन कुछ विद्वान इस मत से सहमत नहीं थे क्योंकि खारवेल पुष्यमित्र शुंग का समकालीन नहीं माना जाता था। इसीलिए खारवेल द्वारा पुष्यमित्र शुंग को पराजित भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए कई विद्वान इस मत से सहमत नहीं थे। लेकिन बताया गया है ग्रंथों के अनुसार, साहित्यिक ग्रंथों के अनुसार कि कलिंग शासक खारवेल और पुष्यमित्र शुंग के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में खारवेल की विजय हुई थी और पुष्यमित्र शुंग हार गया था। ठीक है, तो अगली उपलब्धि क्या थी? खारवेल से युद्ध, लेकिन इसमें ये पराजित हो गया था। तीसरा देखो, इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ कौन राजा करा सकता है? जो शक्तिशाली होगा। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म को मानता था, इसीलिए उसने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ कराए। यवनों द्वारा यज्ञ के घोड़े को पकड़ने पर यवनों से शुंग सेना का युद्ध हुआ था।
अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि किसी घोड़े को तैयार करके छोड़ दिया जाता है और जिस क्षेत्र का राजा उसे रोकने का प्रयास करता है तो उसी के साथ जिसका घोड़ा है उस राजा का युद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन हुई। यवनों ने पुष्यमित्र शुंग के घोड़े को पकड़ने का प्रयास किया, इसलिए यवनों के साथ इनका युद्ध हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि यवन पराजित हुए थे शुंग से। ठीक है। इसके बाद देखो यवनों से एक बार और युद्ध हुआ। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों ने भारत पर आक्रमण किया। यवनों को परास्त कर दिया गया शुंगों के द्वारा। कहा जाता है, मतलब वही चीज बताई गई कि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ही यवन और पुष्यमित्र शुंग के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ था और फिर लगातार युद्ध होते रहे थे। ठीक है। 36 वर्षों तक पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया और उसके बाद 148 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो गई। पुष्यमित्र शुंग के बाद पुष्यमित्र के 8 पुत्रों ने शासन किया और अपने साम्राज्य को 8 भागों में विभाजित कर दिया। ये बताया गया था पुराणों के अनुसार। लेकिन मालविका मित्र के अनुसार बताया गया था कि पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बनता है और वो 8 वर्षों तक शासन करता है। और अग्निमित्र के बाद वसु ज्येष्ठ शासक बनता है। वसु ज्येष्ठ के बाद उसका भाई वसुमित्र शासक बनता है। वसुमित्र के बाद पुलिंदा, घोष, व्रजमित्र, देवभूति, ये सारे शासक बनते हैं। और इस शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। और देवभूति की हत्या इसके ही मंत्री वासुदेव ने की और वासुदेव ने इसकी हत्या करके एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना की। तो इस तरीके से शुंग वंश के शासकों ने 112 वर्षों तक शासन किया और 72 ईसा पूर्व में शुंग वंश की समाप्ति हो गई। तो जैसे शुंग वंश के संस्थापक ने मौर्य वंश के अंतिम राजा की हत्या करके नए वंश की शुरुआत की थी, वैसे ही शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उसके ही मंत्री वासुदेव ने करके एक नए वंश की शुरुआत की थी जिसे हम कण्व वंश के नाम से जानते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कण्व वंश के साथ। ठीक है।